देखेंगे या सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये सारी चीज हम देखेंगे। यहां नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। ये पॉइंट जरा समझना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 आर। याद रखो जब भी आपको 1:1 के रेशियो में अगर कोई लाइन जाती है, इसका मतलब यह होता है कि वो लाइन बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी लाइन को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करना। बात समझे? ट्राइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी लाइन को तीन पार्ट में इक्वली डिवाइड करना। तो यहां पर जब 1:1 का रेशियो होगा, रेशियो अगर अलग होगा 2:3 होगा या 1:3 होगा या 3:1 होगा, दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग, बट व्हेन वी टॉक अबाउट 1:1 तो यहां का मतलब है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। और इसका सेंस ये जाता है बच्चों कि ये बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में जब अगर हम m1 x2 का फॉर्मूला लगे, नो डाउट वैल्यूज वही रहेंगी, सारी चीज वही रहेंगी, सेक्शन फॉर्मूला वहां लगा सकते हैं, लेकिन जब आपकी रेशियो 1:1 के आता है या कह सकते हैं कि वो बाइसेक्ट हो रहा है, उस केस में बस उठाकर फॉर एग्जांपल मैंने यहां बनाया a और यहां बनाया मैंने b, और मान लीजिए कि मैंने कहा ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं ये 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी दे रखे हैं, जैसे मैंने कहा 2:3 है, और बी के कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल यहां पर 5:7 है, ऐसे समझ लो। तो आपसे कह रहे हैं कि इसका मिड पॉइंट निकालना है, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने मिड पॉइंट के। जब कभी भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए तो मिड पॉइंट कहां आएगा? यहीं आएगा। और मिड पॉइंट का मतलब है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इक्विडिस्टेंट है, इक्वल है। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों। तो इस केस में कंडीशन क्या है? m और n आ गए, या m1 m2 आ गए, या m और n आ गए, किस में आ गए? 1:1 में आ गए। जो 1:1 में आ जाएंगे तो हम फॉर्मूला नॉर्मली क्या लगाते थे सेक्शन फॉर्मूला, कि भाई ये वाली वैल्यू आपकी क्या है? x1, ये क्या है बच्चों? y1 ये क्या है? x2, ये क्या है? y2, और ये क्या है बच्चों? m और ये हो गया n। ऐसे करके हम करते थे। तो यहां पर हमने क्या किया, अब इसको फार्मूला जब लगाएंगे m और n के रेफरेंस में, m1 x2 यही तो करते हैं, और फिर n के रेफरेंस में जाते हैं। तो आप जब फार्मूला न लगा करके सीधा सीधा जब p के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछें x के रेफरेंस में, तो क्या करना है? इसकी पहली वैल्यू को उठाना है, फिर इसकी दूसरी वैल्यू को उठाना है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म, मतलब दोनों ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म। कहने का मतलब है कि दोनों ब्रैकेट के बच्चों फर्स्ट टर्म। तो कहने का मतलब है कि 2 + 5 कर दो, और नीचे 1:1 है तो m + n करें, तो आपका क्या होगा बच्चों? 2 होगा। तो इसका मतलब यहां पर x के रेफरेंस में p के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपके कितने आएंगे बच्चों? 7/2। 7/2 एक चीज तो ये आ गई। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो मैंने कहा कि इसमें भी फॉर्मूला नहीं लगा करके डायरेक्ट मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ब्रैकेट का दूसरा टर्म और ब्रैकेट का दूसरा टर्म 3 + 7 दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा 5, क्योंकि 10/2 करें। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों के p के कोऑर्डिनेट जो है वो 7/2, 5 आ जाएंगे। ये आपका आंसर बनेगा बच्चों। बात समझ में आई सबके? तो इस तरह से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकाले जाएंगे। कई बच्चे अभी तक आए नहीं है, वैसे अभी थोड़ी देर पहले तो थे, मस्जिद से वापस नहीं आए ना? ओके, सब आ गए? इतना सबका क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब सेंट्रॉइड क्या होता है इसको समझना उम्र, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहां आपको जानना है क्या होता है। ठीक है, जितना मैंने लिखा है आपको वीडियो में मिल रहा है, वीडियो को थोड़ा सा देख लिया करें, जरा रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग वक्त निकाल करके या उसको रोक रोक करके चीजों को नोट भी कर लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है centroid of a triangle, the point of intersection of three medians of a triangle is called centroid। क्या कहा गया है कि वो पॉइंट इंटरसेक्शन का, तीन मीडियन के इंटरसेक्शन का वो पॉइंट जो ट्राइंगल के अंदर होता है वो आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। किस तरह दिखता है आप देखेंगे, अभी फिगर आएगा आपके सामने। लाइक ये मैंने क्या कहा कि सेंट्रॉइड की हम बात कर रहे हैं बच्चों। एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल के अंदर AD एक मीडियन है, दूसरा मीडियन प्यारे बच्चों क्या है? BF, और तीसरा मीडियन प्यारे बच्चों है CD, नहीं बेटा CE, हाँ CE। ये तीन मीडियन आपके सामने हैं, और इन तीनों मीडियन में ये क्या है? ये सब के सब क्या है? मीडियन है। और इन मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है बच्चों? G है। तो ये आपका कहलाएगा सेंट्रॉइड ऑफ, कभी कभी एक नंबर में अगर आपसे पूछ लिया
कि भाई इसका सेंट्रॉइड कहाँ है या सेंट्रॉइड कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में आपको पूछ लिया गया और एक ऐसा फिगर दे दिया तो पूछा जाएगा इसमें सेंट्रॉइड कौन सा है अर्शिया, तो याद रखना उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि 3 मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन है उन 3 मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका क्या है बच्चों, सेंट्रॉइड है। इतनी बात सबको याद रहेगी। ओके तो सेंट्रॉइड तक सभी बच्चों का क्लियर है। सेंट्रॉइड किस केस में बनता है, जब ट्राइंगल के अंदर मीडियन ड्रॉ की जाती हैं। बात समझ में आ रही है। अयान, अरफात, माहिन अब थोड़ा लेट हो गए। क्या बताया मैंने, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल आपके किसी भी मीडियन का, 3 मीडियन का जो ट्राइंगल में बन रहे हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आपका सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड कैसे निकलेंगे, तो इसके लिए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका ये होता है बच्चों, जरा सुन लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ध्यान से सुनना है सबको। ए के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है, अर्शिया, जुबिया, वर्दा और माहीन। बी का x2 y2, ए का x1 y1 और सी का x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। जो ट्राइंगल ABC है उसके वर्टेक्स हैं। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट यानी G का आपको क्या निकालने हैं बच्चों, G के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। ये आपको बताना है कि G के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो अब इसके लिए क्या रहेगा, अगर G के कोऑर्डिनेट आपको x और y दे रखे हैं तो उस केस में बेटा समझो जरा, उस केस में क्या करना है, मान लीजिए कि यहां बताया गया x1, इधर सुने x1 y1 और दूसरी तरफ लिख देता हूं मैं x1 y1 और दूसरी तरफ आपका x2 y2, ठीक है बच्चों, x2 y2, तीसरी तरफ आपका x3 और y3 आपको बताया गया है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अगर आपके गिवन है कितना x और y, क्या गिवन है x और y के केस में, तो उस केस में आपको क्या करना है, यानी यहां इसका निकालने के लिए, ये तो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, यहां पर बता रहा हूं कि xy के केस में आ जा रहा है, लेकिन इसके निकालने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स, 3 ब्रैकेट है ना आपके पास बच्चों, ए के लिए 2 ब्रैकेट जिसमें एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू, बी के लिए एक x की वैल्यू y की वैल्यू, सी के लिए एक x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब तीनों के ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को लीजिए, तो क्या बताया, अगर मैं x वैल्यू निकालना चाहूंगा तो x प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ये x के रेफरेंस में निकाल रहा हूं, और इधर में y के रेफरेंस में y1 प्लस y2 प्लस y3 बच्चों। तो ऐसे केस में 3 में, अब ये तो एक जनरल एक फॉर्मूला हो गया, कह लीजिए जनरल फॉर्म हो गया, इस तरह निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास में यहां पर बच्चों इस तरह से दे रखा है, मैं इसको कलर चेंज करके कर देता हूं, जैसे यहां पर 2,3 ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, इसके कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल 3,5 हैं और इसके कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल 5,7 है प्यारे बच्चों। तो यहां पर अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे ये आपसे कहा जा रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया G के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले x के रेफरेंस में वैल्यू बनाएंगे, तो x के रेफरेंस में क्या होगा, तीनों ब्रैकेट का पहला टर्म, एक ये वाला एक ये वाला, x के रेफरेंस में बात कर रहा हूं तो 2 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई बच्चों 3, तो यहां 2 और 3 कितना होगा 5, 5 और 5 10, 10 बाई 3। y के रेफरेंस में बात करेंगे बच्चों, तो y के रेफरेंस में क्योंकि x y दे रखा था तो x और y के अकॉर्डिंग वैल्यू बनानी है। तो दूसरा y के रेफरेंस में तीनों ब्रैकेट की दूसरी टर्म को ऐड करके 3 से डिवाइड करो, तो इसकी दूसरी टर्म क्या है प्यारे बच्चों, 3 प्लस और 5 प्लस और यहां पर 7, सबका सम करो 3, तो 3 और 5 8 और 7 15, यानी 15 और बाई 3 तो मिल जाएगा 5। तो कुल मिलाकर के प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ G के कोऑर्डिनेट जो आएंगे 10/3, 5। होप के सबके समझ में आ चुका होगा, बात समझ में आ गई सबके, क्लियर है सारे बच्चों का, अबू तला क्लियर है बेटा। तो ये था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड ट्रायंगल का क्या होता है ये बात भी आपको बता दी गई। क्या होता है सेंट्रॉइड ट्रायंगल का बेटा, अबू जरा आप बताना। सेंट्रॉइड अगर आपसे कोई पूछता है 1 नंबर के सवाल में व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो आप वहां पर क्या कहेंगे, बोलो बेटा, अबू जर, अबू तलहा, अयान, जैद, गर्ल्स में से बताएं कोई। गुड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ 3 मीडियन इन अ ट्रायंगल आर कॉल्ड सेंट्रॉइड। भाई इस बात समझ में आ गई, डरने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा रिपीट करके, इतना ज्यादा डिटेल में, इतना ज्यादा एग्जांपल दे करके एक एक कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है बेटा, इतना टाइम लेकर के, फिर भी आप अगर डरेंगे नहीं बताएंगे, ये मत सोचो बराबर वाला हंसेगा या रोएगा या वो क्या कहेगा, ये सोचो कि मुझे बेहतर आता है
और जब आप कॉन्फिडेंस तभी आता है कि जब आप सोचते हैं कि मुझसे बेहतर किसी को नहीं आता, चाहे आप गलत बोलें लेकिन फिर भी बोलें, और जब आप बोलेंगे तो सोल्यूशन निकल कर आएगा, चीजें सामने आएंगी और हेजिटेशन बच्चों खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा सेंसफुली काम करो बेटा, कितनी बार समझाता हूं मैं आप लोग को। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है अर्शिया, माहीन और उम्रा, एक पॉइंट और आने वाला है जिसका नाम है इन सेंटर ऑफ अ ट्राइएंगल। मैं आपको इस चैप्टर से वो चीजें पढ़ा रहा हूं कि जो आपके 11th एंट्रेंस के अंदर भी आने वाली हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को सिर्फ लूंगा तो वो तो इतना सा सिलेबस कर दिया है, कुछ नहीं है अब उसके अंदर। एनसीईआरटी को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उससे पढ़ो लेकिन उससे हटकर भी पढ़ो, इसलिए क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है। तो समझ में बात आ रही है? इन सेंटर ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों? इन सेंटर ऑफ सर्किल, अब इसको यहां समझ लेते हैं। अयान सुन रहे हैं? इन सेंटर ऑफ इन सेंटर ऑफ सर्किल कह रहा हूं, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल बाइसेक्टर्स, ऑल द इंटरनल बाइसेक्टर्स, ध्यान देना, ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल का, ठीक है, यहां पर इज कॉल्ड द इन सेंटर। इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ अ सर्कल, it is also a center of a circle which touches all the sides of a triangle. Such type of circle is named as in circle. इस पॉइंट से यहां हम दो चीजें सीखने वाले हैं। अबू तला फोकस करना, मोबाइल साइलेंट कर दो। इस पॉइंट से हम यहां पर दो चीजों को क्लियर करने वाले हैं बच्चों। वो क्या क्या है जरा समझ लें। वो ये है, पहला पॉइंट तो ये है कि ट्राइसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल बाइसेक्टर। मैंने कहा बच्चों कि ये वाली जो लाइन है, ध्यान से देखो फिगर को। अबू तला ड्यूरिंग क्लास मोबाइल यूज नहीं करते, बुरी बात है, रख दो बेटा, उसको साइलेंट करके रख दो, आराम से बात करना। इधर सुनो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये लाइन जा रही है बेटा, ध्यान से देखो, किसको, किसका बाइसेक्टर है ये वाली लाइन? एंगल ए का बच्चों। कहने का मतलब अगर एंगल 60 डिग्री का, फॉर एग्जांपल, बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि वो 30 इधर कर देगा, 30 इधर कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर ये x का है पूरा, तो x/2 इधर हो जाएगा और x/2 अलविरा इधर हो जाएगा। बात क्लियर होगी बच्चों? तो कहने का मतलब है कि ये लाइन एक बाइसेक्टर है, किसका? एक एंगल का। ये वाली लाइन दूसरा बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का? एंगल सी का बच्चों। अगर मैंने यहां बात की प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए y का है तो y/2 यहां होगा, y/2 यहां होगा। मान लीजिए 100 का है तो 50 इधर होगा, 50 इधर होगा। इस बात का मतलब तो समझ में आ रहा है सबके? उम्र आप शायद ज्यादा समझ में आ रहा है या थोड़ा सा गर्मी महसूस कर रही है? फोकस करने की जरूरत है, रिएक्ट नहीं करना है। यहां पर ये वाला एक और बाइसेक्टर आ रहा है, उम्र बेटा समझिएगा, यहां पर एक और बाइसेक्टर आ रहा है। अब यहां मैंने कहा अगर ये 200 का एंगल है फॉर एग्जांपल, या 50 का मान लेते हैं, 25 इधर 25 इधर, या मान लीजिए z का है तो z/2 इधर हो जाएगा। बात सबके समझ में आ रही है? यहां जो मैंने बताया कि ये तीन एंगल बाइसेक्टर हैं जो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, और वो पॉइंट प्यारे बच्चों ये नजर आ रहा है, और इसका नाम मैंने रखा आई। क्या रखा? आई। क्योंकि BF एक बाइसेक्टर, C एक बाइसेक्टर, AD तीसरा बाइसेक्टर, जो तीनों जहां मिल रहे हैं वो पॉइंट है E। दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या कहलाता है? इन सेंटर। तो कभी कभी आपसे एक नंबर के सवाल में, बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में, CBSE में, एमयू में, कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इन सेंटर ऑफ अ सर्कल। फिगर आपको दे दिया जाए और ऐसा बना करके दे दिया जाए, अब पूछ लिया जाए कि इन सेंटर कौन सा है भाई, E है या F है या I है या B है या D है या C है, तो कुछ तो कंफ्यूज होंगे, कुछ थोड़ा सा अगर मालूम नहीं होगा उस केस में कुछ थोड़ा सा तुक्का लगाएंगे। इन सेंटर कह रहे हैं, इनका मतलब अंदर है, तो हो सकता है यही वाला हो, तो तुक्का फिट हो जाता है कभी कभी ऐसे करके। लेकिन जब तक मालूमात पूरी नहीं होगी तो सही तरह से काम नहीं होगा। तो बहरहाल ये चीज क्लियर है कि इन सेंटर जो बनता है वो एंगल बाइसेक्टर की मदद से बनता है। सेंट्रॉइड जो बनता है, ये भी फर्क कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। ये भी फर्क पूछा जाता है, एक एक नंबर के सवाल में बोर्ड के हिसाब से लेकर चल रहा हूं। यहां पर पूछ लिया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर, या आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है इनमें से जो मीडियन से बनता है, कौन सा ऐसा है जो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो आपको याद रखना है एंगल बाइसेक्टर से जो इंटरसेक्शन पॉइंट से बन रहा है वो कौन सा है हर्ष बेटा? इन सेंटर है। और मीडियन से जब एरिया जो बनता है बच्चे वो कौन सा है? सेंट्रॉइड है। इतनी बात सबको क्लियर रहेगी? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर है? अरफात कोई डाउट है? अरसलान ओके। अब इसके बाद यहां पर हम जो आगे बढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर करेंगे। जो हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड सीखे उस केस में हम तीनों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते थे उनके फर्स्ट वाले को उठा करके 3 से डिवाइड करते वो x की वैल्यू बनती थी, सेकंड वाले को उठा करके 3 से डिवाइड करते थे वो y की वैल्यू बनती थी। वही तरीका था। यहां क्या होने वाला है,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर आप लोग देखने वाले, हमने पढ़ा सेंट्रॉइड, हमने पढ़ा इन सेंटर, और अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्थो सेंटर। ये क्या है? ऑर्थो सेंटर को देखते हैं। द पॉइंट ऑफ, फिगर सामने है आपके तो उससे आसानी होगी। इसमें लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस on the opposite sides called altitudes of a triangle is called the orthocenter, which can be obtained by solving the equations of any two of the altitudes. तो यहां हम जो सीखने वाले हैं तीसरी चीज जिसका नाम है ऑर्थोसेंटर। क्या नाम है? ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर जो बनेगा, इतना याद रखना, इसका रिलेशन बच्चों परपेंडिकुलर से होगा, जो अभी अभी हमने पढ़ा बच्चों। बात नहीं करो, जरा सुन लो। किससे बनेगा? परपेंडिकुलर से बनेगा। लेकिन अगर मैं इन सेंटर की बात कर रहा हूं तो इन सेंटर किससे बन रहा है बच्चों? बोलो, इन सेंटर किससे बन रहा है? एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर से आपका बन रहा है इन सेंटर। और तीसरी चीज जो है बच्चों वो था सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किससे बन रहा है? मैंने इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये मिलती जुलती चीजें हैं, बच्चे भूल जाते हैं। सेंट्रॉइड जो है किससे? मीडियन से। वेरी गुड, मीडियन से। तो तीन चीजें आपके सामने हैं, तीन चीजें आपके सामने। जब मीडियन से, मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंट्रॉइड है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इन सेंटर है, और परपेंडिकुलर का जो बाइसेक्टर है बच्चों वो क्या है? वो ऑर्थो सेंटर है। ठीक है। किसका कॉल है? चलो कोई नहीं। तो मैंने यहां पर तीन चीजों को लेकर के बात किया, सबका क्लियर है? ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। अब जो पढ़, सेंट्रॉइड और इन सेंटर हम पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं हम ये पढ़ने वाले हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में जो एक वर्टेक्स से किसी एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो आपका बनेगा परपेंडिकुलर, और इस तरह से जहां कहीं भी तीन परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करने पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आपका होगा ऑर्थो सेंटर। बात क्लियर? बोलो भाई, सबका क्लियर है? अब यही चीज है आपकी ऑर्थो सेंटर। तो इतनी बातें सबको याद रहेंगी। माहीन बताओ, ऑर्थो सेंटर किसकी हेल्प से बनता है? ऑर्थो सेंटर किसकी हेल्प से बनता है? परपेंडिकुलर। और सेंट्रॉइड किसकी हेल्प से बनता है? मीडियन से। इन सेंटर किसकी हेल्प से बनता है? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, या क्या होता है, कहां बनता है? जहां कहीं भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इन तीनों चीज का, वही ये चीजें बन रही हैं। बात क्लियर हो गई सबकी? ठीक है, याद रही ये चीज सबको। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर बच्चों, इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, देखो एक और पॉइंट आपके सामने आता है कि इफ द ट्राइंगल is equilateral, the centroid, the incenter, the orthocenter and the circumcenter coincides. Very very important point, very very important point. अभी हमने जो बताया यहां पर तीन चीजें आपको सिखाई। क्या क्या सिखाया बच्चों? फर्स्ट आपको सिखाया सेंट्रॉइड, दूसरा आपको सिखाया इन सेंटर, तीसरी चीज आपको सिखाई ऑर्थो सेंटर। जब कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जब कभी भी, जब सुन लीजिए बेटा, जब कभी भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई कैसा दिखता है? जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, जिसके तीनों एंगल सेम होते हैं 60 डिग्री के, ऐसे करके बनता है। हाँ, यही तो है। तो इसमें मान लीजिए कि मैंने ये एक का रखा साइड, ये एक ही रखी अर्शिया माहीन, और ये भी एक है तीनों, और ये तीनों 60-60 डिग्री का है। अब ऐसे केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड भी, इन सेंटर भी, ऑर्थो सेंटर भी, सर्कमसेंटर भी, सब कोइंसाइड हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इस बात का क्या मतलब हुआ कि एक ही पॉइंट पर अगर इक्विलेटरल में जो तीन, अब जैसे मैंने मान लीजिए कि यहां पर कहा भाई ये मीडियन है, मैंने कहा ये दूसरा मीडियन है, मैंने कहा ये तीसरा मीडियन है, लेकिन मैंने ये कह दिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो पॉइंट है मीडियन अगर मैं कह रहा हूं तब तो ये सेंट्रॉइड है, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर कह रहा हूं तब फिर ये इन सेंटर है, और अगर मैं परपेंडिकुलर कह रहा हूं तो ऑर्थो सेंटर है। इतनी बात समझ में आ रही है सबके? लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर ये पॉइंट सब कुछ है। बात समझे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड सब चीज है, सर्कम सेंटर वगैरह सब माना जाएगा वो। बात क्लियर है? तो इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या है भाई? कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर, कुछ कुछ याद आ रहा है? जिसमें एक ही लाइन में
3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, पक्का? एक लाइन के ऊपर सारे पॉइंट, वो 3 पॉइंट अगर आ जा रहे हैं या 2 पॉइंट अगर आ जा रहे हैं तो वो कॉलिनियर होंगे, और अगर वो एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं, 2 पॉइंट तो आ ही जाते हैं एक लाइन के ऊपर, लेकिन 3 ही पॉइंट को कम से कम लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया और मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया और यहां पर एक पॉइंट लिया, अब ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं बच्चों, है ना, तो ये कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। मैंने एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, अब मैंने इस लाइन को तो बनाया, लेकिन बच्चों ये वाली लाइन मैंने यहां से कर दी, तो ये कॉलिनियर लाइन होंगी, ये लाइन यहां से कर दी, तो ये तो कॉलिनियर पॉइंट है नहीं। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ऑर्थोसेंटर सेंट्रोइड सर्कमस्टेम हमेशा कॉलिनियर, वेयर एज द सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द ऑर्थोसेंटर एंड द सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला है। क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर जो सर्किल का है, उस सर्किल का चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में, सॉरी दूसरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, और उस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सैयद और अंकुर और डेविड के नाम से 3 लोग हैं जिनके हाथ में स्ट्रिंग लगा हुआ है, और वहां पर आपसे उस स्ट्रिंग की लेंथ पूछी है। तो इस तरह से वहां पर लेंथ पूछने के केस में हमने मीडियन ड्रॉ किया, और उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में, क्योंकि वो सर्किल के अंदर ट्राइंगल आ रहा है, वो सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर उसका काम कर रहा है, क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, जिसकी वजह से वो सब चीज सेम हो रही थी, जिसकी वजह से वहां पर मीडियन जो जा रहा था 2:1 के रेशियो में जा रहा था। बात समझ में आई? तो देखो क्लास 9 की वो चीज यहां काम आ रही है, और ये वाली चीज यहां पर भी क्लियर इसलिए की जाए, आपको रिवाइज कराया जा रहा है। तो वो 2:1 के रेशियो में, मिसाल के तौर पे मैंने कहा देखिए भाई एक सर्कुलर फील्ड है, मैं उसी एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं जो क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्सरसाइज 10.2 का, पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक के हिसाब से 9.2 है वहां पर। तो यहां आपसे एक सर्कल दिया है, और इस सर्किल के अंदर बच्चों इस तरह से अंकुर है, सैयद है, डेविड है, यही नाम थे प्यारे बच्चों, याद आ रहा होगा जिन्होंने ठीक से अगर पढ़ा है। तो अंकुर जी के हाथ में लगा हुआ है एक फोन खिलौना, उसका तार यहां से यहां तक इनके हाथ में यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, तो तीनों ये आपस में इक्वल लेंथ के साथ बैठे हुए हैं। इन तीनों की लेंथ कितनी कितनी होगी? उस केस के अंदर हमने बच्चों क्या किया था, हमने ये किया था कि यहां पर एक मीडियन ड्रॉ किया था, और ये सेंटर जरूर है, ये सेंटर है आपका सर्किल का, ये 2 और ये 1 के रेशियो में जाएगा, तो ये मीडियन एम पॉइंट हुआ करता था, तो 2:1 के रेशियो में मीडियन ये जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट अगर मैं यहां से यहां और यहां से यहां ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो वो ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमस्टेंटर सब कुछ बनेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो क्या चीज है ये लास्ट बता रहा हूं, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आगे क्लास में कल से कंटिन्यू किया जाएगा, और कल से एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका यहां कवर हो गया। फातिमा कुछ पूछ रहे बेटा? मतलब कल से, मतलब मंडे से, कल अगर आना होगा तो अनाउंस कर देंगे, लेकिन कल एंट्रेंस वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप जरा थोड़ा सा हमें जहमत दें। यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है सुन लीजिए। अब इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, अक्सर बच्चे इस फॉर्मूले को यहां पर कंफ्यूज होते हैं, बड़ा फॉर्मूला है भूल जाते हैं, लेकिन मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, उससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैब, अयान, सभी बच्चे ठीक से सुनेंगे। यहां मैं बताने वाला हूं बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय दिस। ये कुछ ऐसा ट्रायंगल का फॉर्मूला है। मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर आपके पास में एक ट्रायंगल है, जैसे कि ए के कोऑर्डिनेट हमने यहां मान लिए x1 y1, और यहां मान लिया इसका x2 y2, ठीक है बच्चों, x2 y2, और यहां हमने मान लिया x3 y3, सही है। तो इस तरह से जब कभी भी इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पूछे जाएं, तो आपको लगाना है फॉर्मूला हाफ। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वैल्यू बना रहा हूं x1, ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद में x2, अगर हम ऐसे चल रहे हैं, देखो बच्चों, x1 फिर उसके बाद x2 ऐसे चलेंगे, और फिर उसके बाद x3, या ऐसे कर लो कि 1 2 3 के रेफरेंस में अगर चलेंगे। मैं अभी जो चीज बना के बताने वाला हूं उसको जरा समझने की जरूरत है। हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, मैं फॉर्मूले को यहां पर ट्रिक वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा फोकस करना। फिर हम x2 की तरफ गए, फिर x3 से फिर x1 की तरफ गए। अब मेरा कहना यह होगा, इसके लिए साथ साथ x को भी याद रखना है आपको, इसके लिए साथ साथ 1 2 3 को भी याद रखना है। हमने फॉर्मूला लिखा यहां पर हाफ, इसी फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूं, उमरा जरा सुनना, यहां पर हाफ इज इक्वल टू, पहले लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट अरफात। अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन ऐसे सीक्वेंस दिमाग में बिठा लेंगे, याद हो जाएगा। सबसे पहले बाहर रखेंगे x1, तो सबसे पहला क्या था x1। अब 1 के बाद प्यारे बच्चों, अगर मैं एक सीक्वेंस ऐसे बनाकर आपको दे दूं, 1 के बाद प्यारे बच्चों क्या आता है 2, 1 के बाद क्या आया प्यारे बच्चों 2, तो आपने यहां जब x1 रखा तो y में 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आता है बच्चों 3, तो माइनस होकर के y3 होगा। तो एक पैकेट आपका ये बन गया। बात समझ में आई?
इसी तरह से प्लस लगाएंगे, फिर आप शुरू करेंगे x2 से। x2 कहां है, यहां है। x2 के बाद में यहां पर वैल्यू x2 आएगी दूसरी वाली, लेकिन 2 के बाद में बच्चों क्या आता है 3, लेकिन जब x2 बाहर रखेंगे तो आपको रखना है y3 माइनस y1। फिर एक कंप्लीट पैकेट बन गया। फिर उसके बाद में आप आएंगे x3 पर। जब x3 के बाद क्या आएगा, वापस x1 आएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि 3 के बाद आएगा 1, तो यहां हम रखेंगे बच्चों y1 और y2। तो बस इतना सा याद रखना है, दैट्स ऑल। अगर किसी ने फोकस किया है तो डेफिनेटली समझ में भी आया होगा। मैंने क्या बताया, हाफ अंडर ब्रैकेट, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट x1, फिर सिंपल ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ये x2 था सॉरी, x2 y3 माइनस y1। देखो 1 2 3 बाहर में रहेगा, बाहर में उम्र फोकस करना, x1 x2 x3 बाहर रहेगा। अब 1 के बाद क्या आता है बच्चों 2 3, तो y के साथ में सीक्वेंस बन गया। ये 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर वापस 1 पे आ गए, y के साथ में सीक्वेंस 3 के बाद क्या आएगा वापस 1, फिर 2 बन गया। दैट्स ऑल, खत्म। इतना फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना है। बाकी कल चीजों को आगे कराया जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा बता करके, फिर आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चंस के ऊपर, एनसीईआरटी ली जाएगी, देन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं। ओके।